Hello and welcome back to Smart PrepNet. So in last video we discussed about the remote sensing. So let's continue from there and let's discuss the GIS. Okay. So this lecture is in continuation to the previous lecture. ठीक है, उसके ही कंटिन्यूटी में है ये, क्योंकि दोनों चीज़ एक साथ पढ़ते हैं, तो उसको हमने कंप्लीट कर लिया एक वीडियो में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, और इसको हम दूसरे वीडियो में कर रहे हैं. ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं GIS के बारे में. जियोग्राफिकल इमेजिंग सिस्टम या फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम, दोनों होता है. तो सबसे पहले जानते हैं कि जीआईएस होता क्या है. ठीक है, सबसे ज़रूरी चीज़ है जानना कि जीआईएस होता क्या है, कि जीआईएस क्या है. तो इंफॉर्मेशन जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है. तो क्या है, एक पावरफुल सिस्टम है डिजाइन टू कैप्चर, स्टोर, मैनिपुलेट, एनालाइज, मैनेज, प्रेजेंट ऑल टाइप्स ऑफ जियोग्राफिकल और स्पेशियल डेटा. तो इसका फंक्शन क्या है, जीआईएस एक सिस्टम है. ठीक है, वो क्या करता है कि डेटा को कैप्चर करता है. सपोज कि रिमोट सेंसिंग के थ्रू डेटा आया, वो कैप्चर हो गया, फिर उस डेटा को मैनिपुलेट करना है कि उसमें क्या है नहीं है वो देखना है, एनालाइज करना है कि कैसे है क्यों है, फिर डेटा को सॉर्ट करना है, मैनेज करना है कि हाँ ये अपना लैंड का डेटा हो गया, ये वाटर का डेटा हो गया, मतलब जैसी भी सॉर्टिंग करना चाहे. ठीक है, या लोकेशन वाइज हमें सॉर्टिंग करनी है कि हाँ ये इस शहर का डेटा है, उस शहर का डेटा है, या टेरेन वाइज करना है, या हाइट वाइज करना है, वट एवर. फिर उस डेटा को प्रेजेंट करना है प्रेजेंटेबल वे में. ठीक है, उसको जितना सिंपल बना सके ताकि कॉमन लोग भी उसको समझ सकें. ठीक है, या फिर हम उसको कॉम्प्लेक्स भी रह सकते हैं साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए. ठीक है, तो एक है कि चीज़ों को हम जब रिमोट सेंसिंग के थ्रू हमने स्टडी किया, इमेजिंग लिया. रिमोट सेंसिंग क्या है कि रिमोटली हमने सेंस किया कि हमारे पास फ़ोटो आ गया. ठीक है, फ़ोटो को हमने अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर दिया. ठीक है, अब क्या, ये जीआईएस उसके बाद का बात है कि कैप्चर तो हो गया. ठीक है, अब उसको करना है हमें, उसका रीड करना है, एनालिसिस करना है, ये सब पार्ट है जीआईएस में. ठीक है, तो इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं. मैनुअली भी पहले होता था, अब सॉफ्टवेयर यूज होते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडर्न टाइम में अब यूज होने लगा है. ठीक है, तो ये है जीआईएस का मीनिंग. तो वो एक सिस्टम है जो कि क्या करता है, कैप्चर करता है, स्टोर करता है, मैनिपुलेट करता है, एनालाइज करता है, मैनेज करता है और प्रेजेंट करता है हर तरह का ज्योग्राफिकल या स्पेशल डेटा. ठीक है, ये क्या करता है, इट लिंक्स डेटा टू ए यूनिक लोकेशन अलाउइंग फॉर कॉम्प्लेक्स स्पेशल क्यूरीज या एनालिसिस. कि अगर बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेरीज हैं और एनालिसिस है, तो वो सब भी इसके थ्रू एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं जीआईएस का. ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट. तो जीआईएस में क्या, जैसे कि ये हमारा रियल वर्ल्ड है कि दुनिया हमें ऐसे दिख रही है. ठीक है, बिल्डिंग है, ये है, वो है. हमने मैं क्या किया, हमने रिमोट सेंसिंग का यूज किया और हमने इस डेटा को कैप्चर किया. तो हमने ऊपर से कैप्चर किया तो बिल्डिंग बिल्डिंग ऐसे दिखा. ठीक है, अब हम जीआईएस में क्या देते हैं कि उसके डिफरेंट लेयर्स बनाते हैं. डिफरेंट लेयर्स मतलब कि ये हमारा एक डेटा है. हमने फिर उसके बाद बोला कि नहीं, इसके बाद वाटर बॉडीज का कि कहाँ कहाँ वाटर बॉडी है. सपोज कि इस एरिया का किया तो एक स्क्वायर, ये पूरा एक स्क्वायर मान लिया. ठीक है, हमने डेटा को बोला कि इस स्क्वायर की स्टडी करनी है, तो उसको रिमोटली सेंस किया. तो उसमें पहले हमने डिसाइड किया कि वाटर कहाँ कहाँ, सारी चीज़ों का डाकर, तो एक लेयर माना वाटर बॉडीज़ का. फिर एक लेयर बोला गया कि हाँ ये भाई बाउंड्रीज है. ठीक है, क्या तो ये बिल्डिंग है, बीच में रोड की बाउंड्रीज है, जो भी है. फिर हमने रूट्स फिर हमने उसको मार्क किया कि हाँ एक लेयर बनाया रोड्स का कि रोड्स का है. फिर एक लेयर बनाया कि पेड़ पौधों का, जो भी है. एक लेयर हमने बनाया वहाँ के एलिवेशंस का, बिल्डिंग का बनाया, उसको एलिवेशंस का बनाया कि कहाँ ऊंचा है, कहाँ खाल है. और इस सबको कंबाइन करके फिर हमने ओरिजिनल व्यू पे पहुँचे. तो ये देखने में सिर्फ हमें दिखता है ऐसे, बट हम जीआईएस में क्या करते हैं, उसको अलग अलग स्टाइल तरीके से पढ़ते हैं कि हाँ वाटर बॉडीज़ को पढ़ना है तो कहाँ से कितने एरिया में है. ठीक है, रोड्स हैं तो रूट्स हैं तो किस किस तरह से हैं. एलिवेशन है, सपोज कि कहीं ऊंचा है, जैसे बिल्डिंग है तो ऊंचा है ना, ये नीचा है, नीचे ऊंचा होगा, तो ये ऊंचा नीचा है, ये सब जो पढ़ना है वो सब. तो ये सब डिफरेंट लेयर्स में डेटा हमने कैप्चर किया रिमोट सेंसिंग से इस रीजन का. और जीआईएस में क्या किया, उसको हम अब अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके एनालाइज कर रहे हैं. ठीक है, ताकि हम अलग अलग डेटा, हम अलग अलग तरह से चीज़ों को हम समझ सकें. ठीक है, ये काम है जीआईएस का. ठीक है, जीआईएस के क्या है कि जीआईएस के थ्रू हम वो सारी चीज़ें भी स्टडी कर पाते हैं जो हमें, मतलब ह्यूमन आई के लिए उतना इजी नहीं है रीड करना. उसको हम जैसे अब लेयर वाइज कर लिए, अब हमने एक वाटर बॉडीज़ का लेयर पढ़ा, तो अब हम आसानी से वाटर बॉडीज़ के लेयर को देख सकते हैं ना. यहाँ यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी है. तो ठीक, कई बार क्या होता है कि चीज़ें नहीं हमें उतना पर्सपेक्टिव में दिखती हैं. कई बार हम चीज़ों को कंबाइन करके देखते हैं, जैसे रियल वर्ल्ड में तो सब कुछ कंबाइंड ही दिखता है.
तो कई बार हमको समझ में नहीं आती चीज़ें, तो उस चीज़ को समझने के लिए कई बार हम उसको डिफरेंट लेयर्स में या फिर डिफरेंट तरीके से स्टडी करते हैं रिमोट सेंसिंग का यूज करके, ठीक है। तो जीआईएस में क्या है, उसी चीज़ का स्टडी है, रिमोट सेंसिंग के थ्रू जो डेटा कैप्चर की उसके स्टडी है, ठीक है। चलते हैं फिर कंपोनेंट्स क्या है जीआईएस के। तो इसमें होता है, ठीक है, तो इसमें कई तरह के क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, जैसे कि टेक्निकल इक्विपमेंट्स है, नेटवर्क है, जीआईएस जहाँ पर प्रोवाइड करता है। सॉफ्टवेयर होते हैं कि जो कि फंक्शन जैसे स्टोर करता है, एनालाइज करेगा पिक्चर को या डिस्प्ले करेगा जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन जो भी कैप्चर हुआ, ठीक है। बहुत सारे मेथड्स हैं कि किस मेथड के थ्रू हमें करना है, कौन सा हमें मेथड को अप्लाई करना है, कौन से स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करना है, वो सब हो गए। फिर डेटा है, डेटा के बहुत सारे प्रकार है, वेक्टर डेटा है, रास्टर डेटा है, इमेज डेटा है, एट्रीब्यूट डेटा है, स्पेशियल मतलब स्पेशियल में 3 थे, एट्रीब्यूट डेटा में नॉन स्पेशियल हैं कि, ठीक है। उसके बाद इसमें लोग भी होते हैं कि रिसर्चर्स हैं, टेक्नीशियन हैं, वो अपने हिसाब से, एनालिस्ट हैं, वो अपने हिसाब से उस डेटा का यूज करते हैं। रिसर्चर अपने हिसाब से करेंगे, एनालिस्ट अपने हिसाब से करेंगे, वो क्वेश्चंस उसमें आस्क करते हैं, जैसे चूज कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं डेटा को, फिर रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद आ गया हमारा नेक्स्ट क्या था उसमें, डेटा। तो डेटा में, ठीक है, तो डेटा में क्या क्या है, तो डेटा में हमारा स्पेशियल डेटा है, ठीक है, लोकेशन, एट्रीब्यूट है, टेम्पोरल है और मेटा डेटा है, ठीक है। एट्रीब्यूट को ही नॉन स्पेशियल बोलते हैं। तो स्पेशियल में हमारा ये 3 टाइप का, एक है रास्टर, एक है वेक्टर, एक है स्ट्रिंग, ठीक है, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ कुछ मिस्टेक है, तो यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। ये वेक्टर है, ठीक है, तो करेक्ट कर लेंगे। और ये क्या है, रास्टर, ठीक है। तो वेक्टर डेटा, ठीक है, उसमें क्या होता है, पॉइंट होता है, जैसे एक पॉइंट हो गया, लाइन होता है, पॉलीगन होता है, ठीक है। और वेक्टर में क्या होता है, ग्रिड होता है, ठीक है। ये पिक्सल्स में काम करते हैं, ठीक है। उन पिक्सल से ग्रिड बनाते हैं, पिक्चर बनाते हैं। एक फिर टीम होता है। एट्रीब्यूट में कौन कौन से होते हैं, तो ये नॉन स्पेशियल है, ये स्पेशियल है, मतलब जो हमने रिमोट सेंसिंग के थ्रू जो डेटा कैप्चर किया वो करते हैं, मतलब उस जगह की, उस लोकेशन की। एट्रीब्यूट क्या है, तो उस डेटा को हम सपोज नाम देते हैं 1, या फिर उस डेट उस जैसे सड़क को मैंने कैप्चर किया कि ये सड़क है, उस सड़क का मैंने नाम रखा कि 4। तो ये सब क्या है कि ये सड़क है, ठीक है, कोई सड़क का नाम रख लिए, XYZ नेम है सड़क का, तो वो क्या है, एट्रीब्यूट है। तो उसके हिसाब से हम आइडिया लगाते, उसके हिसाब से हम क्या, या फिर कोई ये जगह है, इस जगह का कुछ नाम है तो वो रख दिए, या फिर उसमें इंटरवल को हम दिखा रहे हैं या रेशियो को दिखा रहे हैं, तो ये सब क्या, फिर काउंटिंग को हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे 6 बिल्डिंग्स है, तो ये सब क्या एट्रीब्यूट है। स्पेशल में नहीं है, स्पेशल में ये काउंटिंग नहीं थे, ये एट्रीब्यूट है, तो उसके बारे में बता रहे हैं। स्पेशल डेटा जो है उसका एट्रीब्यूट हम दिखा रहे हैं, ठीक है। टेम्पोरल होता है कि टेम्पोररी आधार पर कितने फ्रिक्वेंटली हमारे पास डेटा है। और मेटा डेटा हो गया डेटा ऑफ डेटा, कि किसी जो ये सब डेटा हमने गैदर किया, स्पेशल किया है, एट्रीब्यूट किया, इसको किस हिसाब से हमें अरेंज करना है, तो वो किस में आता है, मेटा डेटा में, ठीक है। तो वो डेटा ऑफ डेटा बताता है कि कोई चीज़ को कैसे अरेंज करना है। हमारे पास बहुत सारा डेटा है तो किसके आधार पर अरेंज करेंगे, तो उसके लिए भी तो डेटा चाहिए ना। तो उसके लिए भी पहले से कोई डिसाइड किया होगा ना कि हाँ इस तरह 0 से 5 को एक जगह रखोगे, 5 से 10 को एक जगह रखोगे, 10 से 15 को एक जगह रखोगे, तो वो सब कौन, वो सब क्या बोलते हैं, मेटा डेटा। चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो इसमें स्पेशल मॉडल्स आ गए। इसमें पहले रास्टर डेटा क्या कहता है, रिप्रेजेंट जियोग्राफिक स्पेसेस एज ए ग्रिड ऑफ सेल्स, मतलब पिक्सल्स, ठीक है। ग्रिड ऑफ पिक्सल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करता है। ईच सेल हैज ए वैल्यू रिप्रेजेंटिंग अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट, ठीक है। और हर सेल एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है, हो सकता है एलिवेशन हो, टेम्परेचर हो, लैंड कवर हो, जो भी। एडवांटेज क्या है कि सिंपल डेटा स्ट्रक्चर रहता है, एफिशिएंट फॉर कंटिन्यूअस डेटा, ठीक है, जैसे एलिवेशन देखना है, टेम्परेचर देखना है, गुड फॉर इमेज प्रोसेसिंग। डिसएडवांटेज क्या है कि लेस प्रिसाइज है फॉर डिस्क्रीट फिगर्स, लार्ज फाइल साइज होता है, जैक्ड रिप्रेजेंटेशन होता है लाइन्स और वैल्यू बोन्स का। जैसे यहाँ पे सपोज कि हमें एक लाइन ऐसे खींचना है, ये लाइन है, तब इसको ना ये अगर हम यही रास्टर की जगह वेक्टर रहता तो ऐसे लाइन खींच देते, ठीक है। ये सब एक बना दिए पॉलीगॉन। लेकिन अब इसमें क्या करना है, इसमें हम पिक्सल वाइज जाएंगे, बस इसको यहाँ पे कलर इतना पिक्सल, ये इसमें इतना पिक्सल, ठीक है। इसमें इस पिक्सल का पूरे एक का सिर्फ इतना पोर्सन, यहाँ पे इतना पोर्सन कलर करेंगे, यहाँ पे इतना पोर्सन। तो ये क्या है, ये एक तरह से जैक्ड हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये पिक्सल का ये एरिया देखेंगे तो उतना रहेगा ना। सपोज यहाँ पे अगर मैं करूँ, ठीक है, ये मैंने किया, ये मैंने पूरा कलर कर दिया, ठीक है। तो इस पिक्सल का अगर देखें तो ये तो जैक्ड हो गया ना,
तो वही वो होता है, तो ये जैक्ड हो जाता है कई बार। दूसरी बात क्या है कि ये पिक्सल में क्या होता है कि वो अलग अलग रेंज के जो हमारे, जैसे कि सपोज ये पिक्सल है और इसमें डेटा आया, ठीक है, जो हमारा कैप्चर हुआ मोशन सिग्नल, वो जो रिफ्लेक्टेंस था, ठीक है, वो इस रेंज में आया, तो इस रेंज में आया और इस पॉइंट पे आया, तो यहाँ पे ये ब्लू हो गया, ठीक है, यहाँ पे बैंड ये ब्लू हो गया, यहाँ पे हमने दूसरा लेयर लिया वो बैंड 2 का लिया, तीसरा बैंड 3 का लिया, चौथा बैंड 4 का लिया, तो ऐसे हम करते हैं अलग अलग स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स को अलग अलग लेयर में करके फिर उसको हम स्टैक करके फिर हम बनाते हैं। तो ये सिंपल याद रखना कि रेस्टर डेटा मॉडल्स में हम पिक्सल का उपयोग करते हैं, ठीक है, और ग्रिड ऑफ सेल्स मानी कि ग्रिड ऑफ सेल्स या ग्रिड ऑफ पिक्सल्स का उपयोग करते हैं, और हर सेल एक स्पेसिफिक वैल्यू को एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है वेक्टर डेटा, ठीक है, रिप्रेजेंट जियोग्राफिक फीचर्स एज डिस्क्रीट पॉइंट्स लाइंस एंड पॉलीगन्स। ये पॉइंट लाइन या पॉलीगन की तरह दिखाता है, ठीक है। पॉइंट्स क्या है, सिंगल कोऑर्डिनेटेड पेयर, एग्जांपल वेल्स हैं, ट्रीज है, उसको दिखाया। लाइंस क्या, ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ कोऑर्डिनेटेड पेयर्स, रोड्स हैं, रिवर्स है, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड मतलब दम लाइन से जा रहे हैं, तो ये लाइन। पॉलीगन से क्या, क्लोज सीक्वेंस ऑफ कोऑर्डिनेटेड पेयर, कि कोऑर्डिनेटेड पेयर ये था और इसको क्लोज कर दिया, तो अब ये पूरा क्या होगा पॉलीगन, जैसे लेक्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज है। एडवांटेज क्या है कि प्रिसाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट फीचर्स, कॉम्पैक्ट डेटा स्टोरेज, टोपोलॉजिकल रिलेशनशिप कैन बी स्टोर। जैसे कि ये सपोज लेक है, तो पॉलीगन यूज करके हम इसके लेक बना सकते हैं, लेकिन यही अगर हम करते हैं रास्टर में, तो रास्टर में करने के लिए हमें पिक्सल पिक्सल दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो पिक्सल पिक्सल में एग्जैक्ट तो नहीं होगा ना, जैसे कि ये सपोज सर्कल है, यहाँ पे हमने एक पिक्सल बनाया, ठीक है, यहाँ भी एक पिक्सल बनाया, यहाँ भी एक, तो ये वाला एरिया तो छूट गया ना, तो इसीलिए होता है जैक्ड, इसी को बोलते हैं जैक्ड, तो जैक्ड रह गया, तो वो पूरी तरह से उसमें नहीं होता। लेकिन इसमें क्या है, सारे फीचर्स को अच्छे से दिखा सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि मोर कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर रखता है, लीफ इफिशियंट है कंटिन्यूस डेटा के लिए, कंटिन्यूस डेटा के लिए ये लिस्ट इफिशियंट है। ये तीन होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, लाइन्स होते हैं, पॉलीगन। फिर है टिन, ठीक है, ट्रायंगुलेटेड इरेगुलर नेटवर्क। ये थोड़ा लेटेस्ट है, तो ये भी मतलब ये भी एक तरह का वेक्टर डेटा मॉडल है जीआईएस में। ये 3D सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, डिवाइडिंग द एरिया इनटू नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल्स, ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल्स रूप में एरिया को डिवाइड, जैसे ये ट्रायंगल है एक, ठीक है, ये इसका नोड है, ये एज है, ये एक नोड है, एक नोड है, फिर ये दूसरा ट्रायंगल है, ये ओवरलैप नहीं करेंगे ये, ठीक है, ये तीसरा ट्रायंगल है, ठीक। तो ये ऐसा देखें, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने बताया हुआ है एलिवेशन बनाया हुआ है, डिजिटल एलिवेशन, ठीक है, ये ट्रायंगल यूज करके बनाया है और कोई भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं है। अगर हमें ऊपर जाना है तो हम इसको ऐसे ट्रैक करके ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ट्रायंगुलेटेड इरेगुलर नेटवर्क है। ये ट्रायंगल फॉर्म होते हैं इरेगुलर स्पेस्ड पॉइंट ऑल्सो कॉल्ड वर्टिसेस और नोड्स, और इनके में एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स होता है, मतलब इसमें विड्थ भी होता है, हाइट भी होता है और डेप्थ भी होता है, ठीक है, इसमें तीनों चीज होता है। टेन्स आर कॉमनली यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग टेरेन और अदर कंटिन्यूअस सरफेस लाइक डिजिटल एलिवेशन मॉडलिंग, ठीक है। तो जैसे ये है वेक्टर डेटा ऊपर का, ठीक है, पॉलीगन यूज करके हमने बनाया था, ठीक है, और यहाँ पर रेस्टर डेटा जो कि हम सिंगल वैल्यू पर पिक्सल पे ले रहे हैं, हर पिक्सल को सिंगल वैल्यू, तो ये जो है ना, ये जो ऐसे सीढ़ी की तरह बना, इसी को बोला जैक्ड। ये पूरा स्मूथन नहीं है, ये तो मान लो ये स्क्वायर था तो ये रेक्टेंगल था, स्मूथन हो गया, लेकिन जहाँ पे ऐसे शेप्स आए वहाँ पे ये स्मूथन नहीं होता है, ठीक है, तो वो नियरेस्ट वैल्यू को छोड़ देता है कई बार, ठीक है, तो ये जैक्ड बनता है। ठीक है, जो हम लोग फोटो खींचते हैं ना, वो भी पिक्सल के हिसाब से बनता है, ऐसे ही बनता है, लेकिन उसमें इतने छोटे पिक्सल, इतने छोटे पिक्सल, इतने छोटे पिक्सल हैं कि वो फिर पता हमें नहीं चलता, वो पॉलीगन में नहीं खींचते हैं, जो भी हम डिजिटल मोस्टली हमारे जो काम फोटो खींचते हैं मोबाइल से, कैमरे से, उसे भी जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर में जाकर आप बहुत जूम करेंगे ना 2000 3000%, तो ये दिखेगा ऐसे पिक्सल वो, ठीक है, कि ये व्हाइट व्हाइट का है, उसके बगल में ऐसा हल्का ग्रे ग्रे है, तो जो भी फोटो में रंग है उसको। फिर नेक्स्ट आते हैं स्पेशियल डेटा क्वालिटी के बारे में, ठीक है, ये फाउंडेशन है रिलायबल एनालिसिस के लिए। तो क्वालिटी ऑफ स्पेशल डेटा डिटरमाइंस द रिलायबिलिटी ऑफ एनी जीआईएस साइकिल, कोई भी जीआईएस साइकिल है उसका रिलायबिलिटी के लिए हमें क्वालिटी पता होना चाहिए स्पेशल डेटा का। मेकिंग डेटा क्वालिटी असेसमेंट एक क्रिटिकल स्किल फॉर इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट के लिए क्रिटिकल भाई स्किल है, क्योंकि अगर डेटा का क्वालिटी अच्छा नहीं है तो फिर हम उसको इंटरप्रेट अच्छे से नहीं कर पाएंगे, एनालाइज अच्छे से नहीं कर पाएंगे, जो रिजल्ट एंड रिजल्ट आएगा वो भी उसमें भी क्या बोलते हैं स्क्यूडनेस रहेगी, तो उसके सबके लिए ना हो, इसलिए हम डेटा क्वालिटी पर
फोकस करते हैं। तो स्पेशियल डेटा क्वालिटी इनकम्पासेस सेवरल डायमेंशन दैट मस्ट बी इवेल्युएटेड एंड अंडरस्टूड बिफोर कंडक्टिंग एनालिसिस। तो क्या क्या करना चाहिए? तो पहला पोजिशनल एक्यूरेसी, कि हाउ क्लोजली रिकॉर्डेड कोऑर्डिनेट्स मैच द टू ग्राउंड पोजीशंस। कि अगर किसी ग्राउंड की स्टडी कर रहे हैं तो उस ग्राउंड से जो ट्रू पोजीशन, सपोज यहाँ पे एक पेड़ है और इस पेड़ की हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, ये पेड़ हमारे जो रिमोट सेंसिंग के थ्रू हम जो सेंस कर रहे हैं, तो इसमें जो डेटा जा रहा है, ठीक है, इसमें जो कोऑर्डिनेट्स जा रहे हैं और जो ग्राउंड ट्रूथ पे जो है लोकेशन है, वो दोनों कितना ही मतलब क्लोजली मैच है। जितना क्लोजली हो, मतलब एक के ऊपर सुपर इम्पोज हो तो और बेटर है। This might seem straightforward, but achieving high position accuracy requires careful attention to coordinate system, survey methods और data collection procedure। ठीक है, कि बहुत फास्ट भी ना करें। कई बार होता है फास्ट में सब आगे पीछे हो जाता है। किस मेथड का यूज़ कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन सिस्टम में यूज कर क्या यूज कर रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। तो जीपीएस यूनिट जो हम जानते हैं जीपीएस, ठीक है, फॉर इंस्टेंस माइट प्रोवाइड पोजीशन एक्यूरेट टू विद इन 3 to 5 मीटर अंडर आइडियल कंडीशन। तो जीपीएस यूनिट कितना प्रोवाइड कर रहा है हमें कोई एक्यूरेसी? 3 to 5 मीटर का, समझ रहे हैं? अभी भी 3 to 5 मीटर का डिस्क्रिपेंसी है अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो उसको हम अलग अलग फॉर्मूले, अलग सॉफ्टवेयर या चीज़ों से हम उसको भी करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा एक्यूरेसी रहेगा, जैसे सेंटीमीटर में है तो और हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। एक्यूरेसी कैन डिग्रेड सिग्निफिकेंटली अंडर फॉरेस्ट कैनोपीज और इन अर्बन कैनोन्स। ठीक है, अगर हम फॉरेस्ट के कैनोपीज के हैं या अर्बन एरियाज में है तो वहाँ पे कई बार क्या होता है, हमारा एक्यूरेसी डिक्रीज कर जाता है। उसके बाद है पोजिशनल के बाद एट्रीब्यूट एक्यूरेसी। ये कंसर्न्स के करेक्टनेस ऑफ डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन अटैच टू स्पेशल फीचर्स। मतलब कि सपोज कि स्पेशल फीचर यहाँ पे दिख रहा है, ये ऐसे वो एक वाटर बॉडी है, ठीक है, और इसका हमने कहा कि नहीं नहीं ये फॉरेस्ट है, ठीक है, तो ये एट्रीब्यूट तो गलत हो गया ना। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन अटैच है स्पेशल फीचर से, ठीक है, वो सही है। सपोज ये रोड गया है, इस रोड का नाम XYZ है और हमने कहा नहीं 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 PYQ लिख दिया, तो ये गलत हो गया ना। रियलिटी में तो XYZ है, तो मैच नहीं किया, तो इस कारण से भी समस्या है। इसलिए एट्रीब्यूट एक्यूरेसी भी जो पढ़े ना, एट्रीब्यूट डेटा, वो भी बहुत जरूरी है। लैंड कवर माइट बी मैप माइट एक्यूरेटली शो द लोकेशन ऑफ फॉरेस्ट पैच बट इनकरेक्ट क्लासिफाई फॉरेस्ट टाइप्स। हाँ, हो सकता है कि दिखाए कि हाँ यहाँ फॉरेस्ट पे है, लेकिन सपोज आप एवरग्रीन फॉरेस्ट है बोल दे कि नहीं ये फॉरेस्ट रेसिडियस है, ठीक, हमने उसमें लिख दिया है एट्रीब्यूट में, तो गलत हो गया है ना। तो ये भी ध्यान देना है। टेम्पोरल एक्यूरेसी एड्रेसेस वेदर डेटा रिप्रेजेंट कंडीशन एट द स्टैंड टाइम पीरियड, स्टेटेड टाइम पीरियड। कि सपोज कि हमने डेटा लिया मार्च में और उस पर में जो फोलियज था वो उसके हिसाब से था, मतलब न्यू न्यू फोलियज आ रहे थे, पेड़ मतलब पत्ते आ रहे थे, एकदम चमक रहा था बढ़िया, और हमने लिख दिया कि ये तो जून का है डेटा, तो वो भी गलत हो जाएगा। इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज कंटिन्यूसली, सो अंडरस्टैंडिंग व्हेन डेटा वाज कलेक्टेड इज क्रूशियल फॉर प्रॉपर इंटरप्रिटेशन। तीसरा कंप्लीटनेस मेजर्स, कि वेदर ऑल रिलेवेंट फीचर्स आर इंक्लूडेड इन द डेटा सेट। जो भी चीज़ हमें चाहिए वो सब कुछ उसमें है कि नहीं, ठीक है। ए नेटवर्क माइट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट मेजर हाईवेज बट ओमिट रूरल रोड्स। तो ये भी ध्यान देना है कि सब कुछ उसमें हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। फिर है स्पेशल डेटा इनपुट, कि कैसे कैसे हम इनपुट लेते हैं स्पेशल डेटा का जीआईएस में। तो डिजिटाइजेशन के, कि मैनुअली ट्रेसिंग ऑफ फीचर्स फ्रॉम मैप्स और इमेज, कि मैप ऑफ इमेज हमारे पास है तो उसको हम डिजिटाइज कर लेते हैं। स्कैनिंग से कन्वर्टिंग हार्ड कॉपी मैप इनटू रास्टर इमेज, देन वेक्टराइजिंग इज, ठीक है। तो जो हम फोटो खींचते हैं ना, बोले ना पहले वो पिक्सल में होता है, फिर उसको हम फोटो में, तो हमने छोटे छोटे पिक्सल है तो हमने वो क्या किया, उसके पिक्सल के ऊपर से अपने लाइन पॉलीगॉन और पॉइंट यूज करके हम उसको वेक्टराइज कर लेते हैं। या फिर जीपीएस डेटा का हम कलेक्शन करते हैं, डायरेक्ट इनपुट फ्रॉम प्रिसाइज कोऑर्डिनेट्स। रिमोट सेंसिंग डेटा का सैटेलाइट इमेज है या फिर एरियल फोटोग्राफ्स, उसका इस्तेमाल करते हैं। एग्जिस्टिंग डिजिटल डेटा, जो डेटा पहले से उपलब्ध है उसको भी हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे गवर्नमेंट एजेंसी से, ओपन डेटा पोर्टल से, ठीक है, इनपुट के लिए। अब है एट्रीब्यूटेड डेटा, मतलब नॉन स्पेशल डेटा। स्पेशल डेटा हो गया, तो इट इज डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन दैट प्रोवाइड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज अबाउट जियोग्राफिक फीचर्स, वाइल स्पेशल डेटा टेल अस वेयर समथिंग इज। कि स्पेशल डेटा बताता है कोई चीज़ कहाँ पे होता है ना, कोई जगह किस जगह का है, वो स्पेशल डेटा बताता है कि उसका शेप कैसा है, ओरिएंटेशन कैसा है। एट्रीब्यूट डेटा टेल्स अस अबाउट अस व्हाट इट इज़, ये है क्या, उसका नाम क्या, उसको कहते क्या है। हाउ मच ऑफ इट इज़ देयर इज, वहाँ पे वो कितना है, ठीक है, कितने एरिया में है, कितने किलोमीटर में, और व्हाट प्रॉपर्टी इज पोजेस, और उसके अगर वो है सपोज एवरग्रीन फॉरेस्ट है तो उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, ये सब कौन बताता है हमारा हमें। तो एट्रीब्यूट डेटा ये नॉन स्पेशल होता है, और जो स्पेशल डेटा होता है वो हमें बताता है कहाँ पे है, कैसा शेप है, कैसा ओरिएंटेशन है,
ठीक है, ईस्ट है, वेस्ट है, ये सब कुछ। जैसे कि एट्रीब्यूट डेटा है कि एक ऑब्जेक्ट है पॉइंट, माउस क्लिक 1, पॉसिबल एट्रीब्यूट है पावरफुल, ठीक है, पॉसिबल एट्रीब्यूट दूसरा है उसका वुडन, ठीक है, लाइन है उसका माउस क्लिक्स 2, मतलब उसको दिए हुए हैं बस, ठीक है, पॉली लाइन है 3 और मोर, माउस क्लिक बोलते हैं उसको, कर रहे हैं, मतलब ये अपने हिसाब से डिसाइड किए हुए हैं कि अगर 3 और मोर क्लिक पे माउस क्लिक पे पॉली लाइन आएगा, ठीक है, वो उसका पहला पॉसिबल एट्रीब्यूट है कि वो रिवर होगा, दूसरा है कि पुअर कंडीशन होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। उसका की कैरेक्टरिस्टिक क्या एट्रीब्यूट डेटा का, तो नॉन स्पेशल है, डज नॉट कंटेन एनी डायरेक्ट जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स और लोकेशन इन्फॉर्मेशन। सपोज कि हम बोले कि एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो हमें पता है कहाँ पे है, नहीं, ये तो एट्रीब्यूट डेटा है ना, तो जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, वो या लोकेशन इन्फॉर्मेशन नहीं बताता है, लेकिन हम उसके स्पेशल डेटा के साथ करें कि ये मैप है इस रीजन का, यहाँ पे ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है, तो अब हमको पता है कि ये मैप एक रीजन का है, ट्रॉपिकल रीजन का, उसमें एक ये एरिया है, ठीक है, ये स्पेशल डेटा हो गया कि ये एवरग्रीन एरिया के फॉरेस्ट, सॉरी ट्रॉपिकल एरिया का एक मैप है, यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट है। तो ये हो गया हमारा स्पेशल। अब हम एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है वो नॉन स्पेशल बात है कि वो कौन सा फॉरेस्ट है, नॉन स्पेशल। तो सिर्फ बोलेंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट तो ये नहीं पता हमें कि कहाँ पे, ठीक है। उसके बाद टेबुलर फॉर्मेट में रहता है, जरूरी नहीं लेकिन मोस्टली टेबुलर फॉर्मेट में रहता है। फिर लिंक टू स्पेशल डेटा, इनका लिंक होता है स्पेशल डेटा जैसे भी बताए, ठीक है। उसके बाद इनरिचेज स्पेशल डेटा को इनरिच करता है, जैसे कि हमें पता है चल गया कि ये फॉरेस्ट है, लेकिन कौन सा फॉरेस्ट है, अगर उसको हम एक नाम दे देंगे तो उससे क्या हुआ, हमारे स्पेशल डेटा को कॉन्टेक्स्ट मिलता है, उसको हमारे स्पेशल डेटा में एक डेप्थ आता है, ठीक है, एक मीनिंगफुल आता है, उससे हमारा एनालिसिस करना, विजुअलाइजेशन करना, ठीक है, चीज़ों को समझना ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। तो उसमें कई तरह के होते हैं, जैसे नॉमिनल डेटा है, ठीक है, वेयर वैल्यूज आर लेबल और नेम्स विदाउट एनी इनहेरेंट ऑर्डर और न्यूमेरिकल सीक्वेंस। यहाँ पर सिर्फ लिखते हैं जैसे कि लैंड कवर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है, अर्बन है, सॉइल टाइप्स है, सैंडी, लोमी, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, बिहार, उत्तर प्रदेश, जो भी है, ठीक है। फिर ऑर्डिनल डेटा है, ऑर्डिनल डेटा में कैटेगराइज करते हैं वेयर वेदर वैल्यूज हैव ए नेचुरल ऑर्डर रैंकिंग बट द डिफरेंस बिटवीन कैटेगरीज आर नॉट नेसेसरी यूनिफॉर्म और क्वान्टिफाइबल। जैसे कि रोड क्लासेस हैं, मेजर रोड्स हैं, माइनर रोड्स है, सॉइल इरोजन है, फॉरेस्ट डेंसिटी है, ये सब है कि फर्स्ट डेंसिटी स्पार्स है कि मीडियम डेंसिटी है। फिर इंटरवल डेटा कि न्यूमेरिकल डाटा वेदर where the differences between values is meaningful and consistent but there is no true 0 point, कोई 0 point नहीं है, ratios are not meaningful, example temperature in Celsius or Fahrenheit, 0 डिग्री सेंटीग्रेड doesn't mean no temperature, ठीक है, elevation above sea level। फिर रेशियो डेटा, न्यूमेरिकल डाटा where the differences between values is meaningful and that there is a true 0 point, ratios are meaningful, जैसे कि precipitation amount की 0 हो सकता है, population density 0 हो सकता है, tree height 0 हो सकता है, ठीक है, ये स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस वैल्यूज है, वो भी जीरो हो सकता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। फिर है डेटा मैनेजमेंट की बात, कि उसको मैनेज कर सकते हैं। डेटा मैनेजमेंट क्या है कि ऑर्गेनाइजिंग, स्टोरिंग एंड मेंटेनिंग स्पेशल डेटा एंड एट्रीब्यूटेड डेटा विद इन ए जीआईएस, ठीक है। ये एक जीआईएस है, जियोग्राफिकल इमेजिंग सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर हो सकता है सॉफ्टवेयर हो, ठीक है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कॉम्बिनेशन हो, उसमें हम कैसे रखते हैं, ठीक है। तो उसमें एक होता है जियो डेटाबेसेस, एक कॉमन फ्रेमवर्क फॉर स्टोरिंग एंड मैनेजिंग स्पेशल डेटा इंक्लूडिंग फीचर, क्लासेस, रास्टर डेटा, टेबल्स, ये सब। फिर मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन डेटा सोर्स की, कहाँ से सोर्स किया है, एक्यूरेसी क्या है, प्रोजेक्शन क्या है, जो डेटा हमने स्टोर किया है उसका क्रिएशन डेट क्या है, तो ये हो गया मेटा डेटा, उसके डेटा के बारे में डेटा है, ठीक है, एसेंशियल फॉर डेटा डिस्कवरी एंड अंडरस्टैंडिंग। एक तारीख हमें पता है कि हाँ वो बनाए थे पिछले महीने के 14 तारीख को, तो क्या है हम तुरंत डालेंगे डेट, उस तरह का सारा डेटा आ गया, तो उसके लिए वो डिस्कवरी आसान हो गया, अंडरस्टैंडिंग आसान हो गया, ठीक है। अगर डेटा सोर्स को बताया कि हाँ वो न्यू दिल्ली का डेटा है, तो उससे हमारा क्या हो गया कि हमें डिस्कवरी हो गया, अंडरस्टैंडिंग, अच्छा दिल्ली के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, चलते हैं नेक्स्ट। फिर है स्पेशियल एनालिसिस, कि अब स्पेशल डेटा आ गया हमारे पास, अब हमको करना है उसका एनालिसिस, कि उसमें कौन कौन से क्या क्या चीज़ का क्या मतलब है, ठीक है। तो स्पेशल एनालिसिस क्या रेफर्स टू मॉडलिंग लोकेशन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स एंड एसेसिंग स्पेशल डेटा टू मेक डिसीजन, ठीक है, ये है स्पेशल एनालिसिस का मतलब, ठीक है, कि मॉडलिंग लोकेशन स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्या है, पैटर्न उसमें आइडेंटिफाई करना, जो हमारे पास स्पेशल डेटा है उसमें हमने उसके आधार पे फिर डिसीजन लेना, ठीक है।
तो ये स्पेशियल एनालिसिस में क्या होता है, दो तरह के, एक ओवरले एनालिसिस, कि कंबाइनिंग मल्टीपल लेयर्स ऑफ स्पेशियल डेटा टू क्रिएट ए न्यू लेयर। ठीक है, तो उसमें भी कई होते हैं। एक होता है वेक्टर ओवरले, कि हमने इंटरसेक्शन यूनियन इरेज आइडेंटिटी होता है, हमने लिया कई सारे डेटा, एक हमारा डेटा, ठीक है, स्लोप का, फिर हमने स्ट्रीम बफर का लिया कि हाँ यहाँ तक जाती है, फिर हमने लैंड यूज का लिया उस रीजन में, फिर हमने सॉइल का लिया और सबको एक दूसरे के ऊपर ओवरले कर दिया, तो फाइनल डेटा हमें कैसे मिला, ऐसे। ठीक है, तो ये नदी है, ये स्ट्रीम बफर है, सब कुछ है, लैंड यूज है, और फिर हमारे सॉइल भी है। ये हमारा हो गया ओवरले एनालिसिस। फिर रैस्टर ओवरले, वो क्या था, वेक्टर ओवरले। तो रैस्टर ओवरले में क्या है कि ये वैल्यू है, एक में हमने लिया था कि ये इस रेंज की वैल्यूज है, ये सारे, उसके बाद सपोज कि रेड कलर के डिफरेंट शेड्स का हमने पर्पल का लिया उसके वैल्यू, फिर एक येलो वाइट का लिया, और इनको हम एक के ऊपर स्टैक कर देंगे। ठीक है, सेल बाई सेल ऑपरेशन करेंगे, ये एक सेल है, दूसरा सेल है, ये ऑपरेशन करेंगे, फिर उसके बाद लेयर पे आएंगे, और उसमें क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि ये रियल वर्ल्ड है। ठीक है, इसको हमने, इस एरिया को हमने कहा कि हम ग्रीन देंगे, जो नदी से किनारे एरिया उसको हल्का हरा में देंगे, उसको पिक्सल, फिर ठीक है नदी को हमने ब्लू बोला। ठीक है, ऐसे ही करते थे, तो हमें ये हमारे, ठीक है, लैंड यूज का है, एलिवेशन का हमने बनाया कि इस हिसाब से डेटा रहेगा कि 500 मीटर के हाइट वालों को ये कलर देंगे, 520 वाले को ये कलर देंगे, ठीक है, 400 वाले को ये नीला रंग देंगे, तो उसके हिसाब से हमने पिक्सल में कलर आ गया, डेटा हमारा आ गया। ठीक है, या फिर कोई एक वैल्यू सेट कर लेंगे कि 4 बोलेंगे, 6 बोलेंगे, वट एवर। उसके बाद पार्सल है, उसके हिसाब से कर लिया। फिर स्ट्रीट आ गया, तो स्ट्रीट को हमने क्या किया, पॉलीगॉन में किया। ठीक है, क्योंकि रास्टर में स्ट्रीट को करना मुश्किल है। फिर हमने कस्टमर्स को क्या किया, तो कस्टमर को हमने पॉइंट्स में किया। ठीक है, या तो एक पिक्सल में कर लिया या पॉइंट में कर लिया, और उसको कंबाइन करके हमने एक होल डेटा सेट बना लिया। ये है रेस्टर ओवरले। रेस्टर ओवरले में मतलब सेल बाय सेल ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, पहले इसमें हम सारा डेटा कलेक्ट करेंगे हर सेल का, फिर उसके ऊपर ऊपर वाले लेयर का हर सेल का, फिर उसके ऊपर लेयर, और उसमें हमें जरूरत के हिसाब से एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे उस वैल्यूज को। ठीक है, फिर है बफरिंग। बफरिंग में क्या है, क्रिएटिंग जोन ऑफ स्पेसिफाइड डिस्टेंस अराउंड पॉइंट्स, लाइंस और पॉलीगॉन। पॉइंट्स, लाइन, पॉलीगॉन के आसपास में हमने एक बफर जोन बनाना है। नेटवर्क एनालिसिस मतलब एनालाइजिंग रिलेशनशिप विद इन ए नेटवर्क, कि शॉर्टेस्ट पाथ कितना है, दूर है, ऑप्टिमल रूटिंग क्या होगी, सर्विस एरिया एनालिसिस। प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस मतलब मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन टू फीचर। सपोज कि यहाँ पे एक फीचर है कि ये है कुआं और ये है नदी, इन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है, ये प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस में हो गया। फिर है सरफेस एनालिसिस, कि डिराइविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम एलिवेशन डेटा, कि सपोज ऐसे से सरफेस है तो उनका एलिवेशन डेटा क्या है, तो इसकी हाइट कितनी होगी, ठीक है, इसका ट्रफ कितना है, तो इसके आधार पर, या फिर एस्पेक्ट कितना है, एस्पेक्ट क्या है, व्यू सेट एनालिसिस। फिर है जियो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, तो इसमें एनालाइज करते हैं स्पेशली कोरिलेटेड डेटा। ठीक है, जैसे क्रिंगिंग फॉर इंटरपोलेशन एक्सेट्रा, क्रिंगिंग फॉर इंटरपोलेशन, और उसके अलावा। ठीक है, फिर है, अब ये सब कुछ हो गया, एनालिसिस हो गया, अब आउटपुट और विजुअलाइजेशन की बात करेंगे। आउटपुट और विजुअलाइजेशन क्या, अब आउटपुट तो प्रेजेंटिंग द रिजल्ट ऑफ जीआईएस एनालिसिस को क्या बोलते हैं, आउटपुट या विजुअलाइजेशन। कैसे कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, मैप के रूप में, कार्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं स्पेशल डेटा का, इंक्लूडिंग थीमेटिक मैप्स, टोपोग्राफिक मैप, इंटरेक्टिव वेब मैप हो सकता है, जैसे ये मैप है, हैंडमेड मैप है। ठीक है, कि ये रास्ते हैं, यहाँ पे लाइट हाउस है, ठीक है, ये घर है, ये पेड़ पौधे हैं, ये जो भी है, यहाँ पे धुआं निकल रहा हो सकता है, फैक्ट्री है, मतलब ये रेलवे लाइन है। ठीक, यहाँ पे पानी है, इसमें जहाज चल रही है, तो ये बना दिए। या फिर चार्ट और ग्राफ बना सकते हैं, विजुअलाइजिंग एट्रीब्यूट डेटा, तो चार्ट और ग्राफ बना के हम दिखा सकते हैं, रिपोर्ट दिखा सकते हैं, रिपोर्ट फाइंडिंग्स की, 3D विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, जैसे कि टेरेन का मॉडल्स ऑफ टेरेन की इतनी हाइट है, इतने हिसाब से उस फीचर्स को हम दिखा रहे हैं कि हाँ ये इतना हाइट का, 3D विजुअलाइजेशन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट। जब रिमोट सेंसिंग का यूज कहाँ है, मतलब कहाँ कहाँ कैसे यूज है, वेदर में क्या यूज है, फॉरेस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, मतलब वट एवर, देखते हैं किस किसी में। तो पहला यूज है लैंड यूज, लैंड प्लानिंग और मैनेजमेंट में की एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग। ठीक है, लैंड कवर में फिजिकल मटेरियल ऑफ अर्थ सरफेस, जैसे फॉरेस्ट है, वाटर है, अर्बन। यूज क्या है कि हाउ ह्यूमन यूटिलाइज द लैंड, एग्रीकल्चर, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल। ठीक है,
तो लैंड कवर लैंड यूज में ही है कि कवर मतलब फॉरेस्ट कितना एरिया में है, वाटर क्या है, तो उसका फॉरेस्ट है तो उसका क्या स्थिति है, हेल्थ क्या है, अर्बन रीजन का करना है। फिर जैसे ह्यूमन यूटिलाइज करते हैं एग्रीकल्चर के लिए कितना यूज़ कर रहे हैं, रेजिडेंशियल के लिए यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल के लिए, फिर अर्बन स्प्रॉलिंग्स के लिए, ठीक है, कि मॉनिटरिंग अर्बन ग्रोथ पैटर्न क्या है, ठीक है, कि जैसे कि सपोज कि एक ये ना जैसे कि ये सब जा रहा है रेलवे लाइन, ठीक है, ये रेलवे लाइन जा रहा है तो देखा जा रहा है कि मोस्टली यहीं पे इसके चारों तरफ ग्रोथ हो जा रहा है। कोई हो सकता है कि एक लेक है, ठीक है, इस लेक के चारों तरफ ऐसे सर्कुलर में ग्रोथ होते जा रहा है। तो ये अलग अलग पैटर्न है ना, ये सब वो चीज़ भी एक अर्बन एरिया भी करती है, इस अर्बन एरिया ग्रोथ पैटर्न अलग है, इसका अलग है। आइडेंटिफाइंग इनफॉर्मल सेटलमेंट, इसके आधार पर हम आइडेंटिफाई करते हैं। एसेसिंग लॉस ऑफ एग्रीकल्चर या फिर लैंड या नेचुरल हैबिटेट्स को हम करते हैं कि हाँ हम इसको इंक्रोच करते करते पूरा क्या बोलते हैं लेक को ही समाप्त कर दिए, वहीं पे घर द्वार बना लिए, वो सब भी चीज़ें काम आती हैं अर्बन स्प्रॉलिंग में। फिर टेक्निक्स हैं कि कौन कौन सी टेक्निक, मल्टी टेम्पोरल इमेज एनालिसिस करते हैं कि अलग अलग समय का इमेज को, कि उसके आधार पर डिफरेंसेस पता चल सके। फिर चेंज डिटेक्शन एल्गोरिथम यूज करते हैं, जैसे कि इमेज डिफरेंसिंग है, पोस्ट क्लासिफिकेशन कंपेरिजन है, स्पेक्ट्रल अनमिक्सिंग करते हैं। जीआईएस का रोल क्या है कि मॉडल कर सकते हैं फ्यूचर ग्रोथ सिनेरियोज को उसके आधार पे, कि प्रेजेंट और पास्ट के डेटा के आधार पर आइडेंटिफाई सुटेबल एरिया फॉर डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। एसेसिंग इम्पैक्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज पे हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये है लैंड यूज लैंड कवर छत्तीसगढ़ का, कि यहाँ पे हरे हरे में क्या है, सब डेसिडियस ब्रॉड लीव्स है। फिर हमने कहा कि जो येलो येलो है सब क्या है, क्रॉप लैंड है। फिर जो रेड रेड उसको बोले बिल्ट अप लैंड है। जो ठीक है, जो थोड़ा लाइट ग्रीन है वो मिक्स्ड फॉरेस्ट है, ठीक है। उसके बाद है श्रब लैंड है, कौन सा, जो हल्का फुल्का पिंक है, जूम करने पर दिखेगा। फिर बैरन लैंड कौन सा है, तो ऑरेंज रंग में जो है वो सब बैरन लैंड है। फैलो लैंड हो गए पिंक में, तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है बहुत ज़्यादा, जैसे मतलब ऐसे ही छोड़ दिया गया लैंड को। ब्राउन में क्या है, वेस्ट लैंड है, ठीक है। नीले में क्या है, तो वाटर बॉडी है, जैसे यहाँ पे वाटर बॉडी है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। प्लांटेशन है किसमें, तो लाइट ब्लू में है, ठीक है। फिर डिसिडियस, ये जैसे इधर के डार्क ब्लू है तो मतलब इधर के जो फॉरेस्ट है वो डिसिडियस निडल लीफ फॉरेस्ट है, बट इधर के, ठीक है, नॉर्थ के कौन से हैं, डिसिडियस ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट है। तो ये क्या है, लैंड यूज लैंड कवर का, कि लैंड कवर में पता चल रहा है कि कुछ तरह के फॉरेस्ट हैं क्या क्या है, और लैंड यूज का कि हमने कैसे लैंड यूज किया है, कि कहाँ पे क्रॉप लैंड हमने बनाया है, कहाँ पे बिल्टअप एरिया हमने बनाया है, कहाँ पे हमने फैलो लैंड रखा है, ये सब, ठीक है। फिर है वेजिटेशन स्टडी के लिए, कि मैपिंग वेजिटेशन टाइप्स की, किस तरह का वेजिटेशन है, उसका हेल्थ कैसा है, विगर कैसा है, ठीक है। मॉनिटरिंग फेनोलॉजी की, सीजनल चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, बायोमास एस्टिमेशन कर सकते हैं। इसमें हम एनडीवीआई का यूज करते हैं, ठीक है, अदर वेजिटेशन इंडिसेस का। स्पेक्ट्रल मिक्सचर एनालिसिस करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट टाइप्स है, टाइम सीरीज है, एनालिसिस ऑफ सैटेलाइट डेटा है। इसमें जीआईएस का रोल क्या है, तो एनालाइजिंग स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन है, कोरिलेटिंग विद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है जैसे क्लाइमेट, सॉइल, आइडेंटिफाइंग एरियाज ऑफ स्ट्रेस या डिग्रेडेशन है। तो ये सब का यूज हम कर सकते हैं वेजिटेशन स्टडी के लिए, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे वेजिटेशन स्टडी का मैप को हमने जीआईएस के थ्रू स्टडी किया, उसमें बोला कि जो ये ऑरेंज वाले हैं वो सब वेजिटेशन ब्राउनिंग वाले एरिया हैं, ठीक है, कि वो सब सूखे हो रहे हैं, ये है वेजिटेशन ग्रीनिंग वाले हैं, और जो व्हाइट वाले हैं कि उसमें कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रेंड नहीं है। तो इस तरह से हम वेजिटेशन का स्टडी कर पाते हैं। फिर फॉरेस्ट्री में क्या एप्लीकेशन है, तो फॉरेस्ट इन्वेंट्री एनालिसिस की, जैसे स्पीसीज का कौन सी स्पीसीज है, डेंसिटी कितनी है उनकी, हाइट कितना है, डिफॉरेस्टेशन को हम करते हैं मॉनिटरिंग, फॉरेस्ट फायर को करते हैं डिटेक्शन के लिए, मैपिंग या मैपिंग के लिए, टिम्बर वॉल्यूम एस्टिमेशन के लिए, हैबिटेट असेसमेंट के लिए। सपोज फॉरेस्ट फायर हमने डिटेक्ट किया हर साल की, इस एरिया में पहले शुरू होता है, इस एरिया में पहले शुरू होता है, तो अब जैसे हमें 5-6 साल का डेटा मिल गया कि हाँ इसी एरिया में शुरू होता है, अगर 5 बार में से 4 बार इधर ही हुआ, तो हम आगे से क्या उसके हिसाब से प्लान बनाएंगे, इस एरिया में ज़्यादा फोकस रखेंगे, अवेयर रहेंगे, ठीक है। या फिर उधर देखेंगे कैसी क्या चीज़ें हैं जो फॉरेस्ट फायर फायर कॉज करती हैं उस सीजन में, ठीक है। या फिर कोई एंथ्रोपोजेनिक कारण है क्या, कोई आगे आग तो नहीं लगा दे, या फिर कोई जो रहता है उसके लापरवाही के कारण वहाँ तो आग नहीं लग रही है जिससे पूरे जंगल में लग रहा है। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं, जैसे ये सब एप्लीकेशन है जीआईएस में। फिर टेक्निक्स इसमें यूज होते हैं, जैसे कि हाई रेजोल्यूशन इमेजरी है, लिडार है कैनोपी हाइट्स के लिए, रडार है बायोमास चेन, ठीक है, बायोमास के लिए, चेन डिटेक्शन के लिए, डिफोरेस्टेशन का। इसमें जीआईएस का रोल क्या है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग का है, ऑप्टिमाइजिंग लॉगिंग ऑपरेशन है, आइडेंटिफाइंग एरियाज फॉर डिफोरेस्टेशन है, मॉडलिंग फायर स्प्रेड है, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है। तो ये इसमें हमने क्या किया है,
तो इसमें हमने फॉरेस्ट्री का हमने लिडार का यूज़ करके हमने स्टडी किया है, ठीक है। और ये क्या चीज़ दिखा रहा है कि अगर रेड है तो उसकी हाइट 56 है, तो वो सकता है 56 फीट हो या मीटर हो। और इसमें हमने लीजेंड बनाया है, और जो हमने नीला है उसकी हाइट सबसे कम है। तो देखिए ग्राउंड की हाइट एकदम जैसे ये डार्क है, मतलब यहाँ पे कोई फॉरेस्ट नहीं है, सबसे कम हाइट है, ठीक है, 0। बीच में है जैसे सपोज ये 28 है, तो ये जो येलो येलो दिख रहा है ये 28 है, येलो ग्रीनिश, ठीक है। जैसे इसकी हाइट कम है, ठीक, तो वो उसमें लिखा है, तो उसी हिसाब से हमने क्या किया, एलिडार का यूज करके डिजिटल एलिवेशन, इसका हमने एलिवेशन निकाला है फॉरेस्ट कैनोपी का, ठीक है। फिर है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में, तो उसमें जैसे वाटर बॉडीज का मैपिंग करना है, वेटलैंड का या ग्राउंड वाटर पोटेंशियल का, सॉइल इरोजन को मॉनिटरिंग करना है, डिग्रेडेशन को मॉनिटरिंग करना है, मिनरल रिसोर्सेज का एसेस करना है कि कहाँ पे कितने हैं, फिर प्रोटेक्टेड एरियाज को मैनेज करना है, तो उसके लिए फिर इसमें टेक्निक्स कौन से, तो स्पेक्ट्रल एनालिसिस करते हैं वाटर क्वालिटी का, डीईएम डिजिटलाइजेशन मॉडलिंग बना सकते हैं हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग के लिए, मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजरी करते हैं सॉइल प्रॉपर्टीज, जियोलॉजिकल मैपिंग हो सकता है। इसमें जीआईएस का रोल क्या है, तो स्पेशल लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करते हैं, डेवलपिंग मैनेजमेंट प्लान्स है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन है, तो ये सब चीज़ें जैसे कि ये है रिसोर्स मैनेजमेंट में, ये इसमें हमारा स्टडी किया। अच्छा ठीक है, ये वाला रीजन है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऑयल निकाल सकते हैं, ठीक है। हमने डिसाइड की मिला कि यहाँ पे ऑयल है, फिर हमने कहा कि नहीं नहीं ये वाला रीजन में, ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं, माइनिंग कर सकते हैं, मिनरल्स बहुत सकते हैं। फिर ये रीजन में करा कि यहाँ पे हवाएं अच्छी चलती हैं, तो यहाँ पे हम अपना विंड टरबाइन लगा सकते हैं, जो स्टडी किया यहाँ पे, तो हम वो है। फिर इसी रीजन में हमने टेम्परेचर फॉरेस्ट ये सब स्टडी किया कि हाँ ये एरिया रहने के लिए है, मतलब वाट एवर, ठीक है। तो वो होता है हमारा क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, कि वो सारे रिसोर्स का मैनेजमेंट हम कैसे कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा वेस्ट मैनेजमेंट का, तो उसमें हम कैसे क्या क्या यूज है कि सुटेबल साइट्स कौन से होंगे लैंड फिलिंग के लिए, लैंड फिलिंग की एक्सपेंशन क्या है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, वो स्टडी कर सकते हैं। उस इलीगल डंपिंग साइट्स कौन कौन से हैं, ऑप्टिमाइजिंग वेस्ट कलेक्शन रूट कर सकते हैं, उस लैंडफिल से कौन से गैस निकलते हैं वो सभी हम मेजर कर सकते हैं। हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी और साइट डिटेक्शन टेक्निक यूज करते हैं, चेंज डिटेक्शन करते हैं लैंडफिल ग्रोथ में, थर्मल इमेजरी का करते हैं लीचेज डिटेक्शन के लिए। फिर जीआईएस का रोल क्या है, तो साइट सुटेबिलिटी एनालिसिस के लिए वही कहाँ पे रखना चाहिए, कंसीडरिंग द प्रॉक्सिमिटी टू वाटर बॉडीज के उससे दूर रहे, रेजिडेंशियल एरिया से दूर रहे, ट्रांसपोर्टेड नेटवर्क, जैसे कि हम बताए ना उसमें लैंड लैंड को कि हमने डिसाइड किया कि हमने समझ किया कि 20 साल में ये शहर यहाँ है लेकिन यहाँ एक्सपेंड कर जाएगा, तो हर घर में बनाना है लैंडफिल, तो एक यहाँ पे एरिया था लैंडफिल का, फिर एक एरिया यहाँ पे था, तो हमने कहा कि नहीं भाई हम इसको चूज करेंगे, थोड़ा डिस्टेंस है ट्रेवल करने में, लेकिन हमें पता है कि 20 साल में यहाँ एक्सपेंड कर जाएगा, तो हम उसी हिसाब से प्लान करें कि नहीं इधर है, ठीक है। फिर स्पेशल एनालिसिस करेंगे वेस्ट जनरेशन का, किसी सपोज कि इस रीजन में ज़्यादा वेस्ट जनरेशन होता है क्योंकि इस रीजन में फैक्ट्रीज हैं, ये सब चीज़ें हैं, या फिर इस रीजन में ज़्यादा लोग रहते हैं, इस रीजन में कम लोग रहते हैं, ठीक है। इस रीजन में इस यहाँ तक हम स्टडी कर सकते हैं कि इस रीजन में यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, इस रीजन में ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा है, मतलब वाट एवर, ठीक है। उसके हिसाब से कलेक्शन पॉइंट हम कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट को, और पब्लिक हेल्थ असेसमेंट रिस्क असेसमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये है कि बोरहोल सुटेबिलिटी के लिए हमने डिसाइड किया कि हाँ ये सुटेबल है, ये सुटेबल है, ये सुटेबल है, ये अनसुटेबल है ग्रीन वाला, तो ये सब हम कर सकते हैं। फिर है क्लाइमेट चेंज स्टडीज में, तो ग्लेशियर रिट्रीट को, आइसी डायनेमिक्स को, ट्रैकिंग सी लेवल राइज को, असेसिंग चेंज इन लैंड सरफेस टेम्परेचर को, मैपिंग चेंज इन वेजिटेशन डिस्ट्रीब्यूशन को, डिटर्जिफिकेशन को, शिफ्टिंग बायोम्स को, मॉनिटरिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को, ये सबको भी हम कर सकते हैं। अभी हाल में ना 28 को 28 को स्विट्जरलैंड में एक जगह है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, पैटल और समथिंग, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे 28 को, ठीक है, ग्लेशियर, ठीक है, वो मेल्ट डाउन हुआ, फ्लो डाउन हुआ ग्लेशियर, ठीक है। और क्या हुआ कि उस वहाँ एक वैली थी, जैसे ये पहाड़ है ना, ये पहाड़ है, ठीक है, और यहाँ पे ग्लेशियर्स है, तो वो मेल्ट डाउन हुआ और पूरा ये वैली को लैंडस्लाइड आई और पूरा ये खत्म गांव, एक गांव था, ये पूरा उनके घर द्वार सब इसके अंदर समा गए, मतलब अभी देखने में लग रहा है वहाँ पे कुछ था नहीं, लेकिन वहाँ पे डेथ हो नहीं हुई, शायद एक आदमी मिसिंग है, बाकी सबको 19-20 के आसपास ही सबको वहाँ से खाली कराई, तो कैसे खाली किए थे,
क्योंकि रिमोट सेंस जो सेट है उसके आधार पे हमने देखा कि ये ब्रीच होने वाला है, ग्लेशियर ब्रीच होने वाला है। ठीक है, वो हमने कंटिन्यूस मॉनिटरिंग से वो डेटा निकाला था कि हाँ ये ब्रीच होने वाला है। ठीक है, ये चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमने ग्लेशियर को मॉनिटरिंग किया था। उसके आधार पर हमने क्या किया, वार्निंग जारी किया और फिर यहाँ से लोग हटा लिया और फिर देखिए 5-7 दिन। तो इससे क्या हुआ कि ठीक है प्रॉपर्टी चला गया, घर चला गया, बट वी वर एबल टू सेव द ह्यूमन लाइफ। तो फिर से अब यहाँ पे तो मुश्किल है, तो हो सकता है उनको कहीं और रिहेबिलिटेट किया जाए, बट हम लाइफ तो बचाने में हो गए ना। इतने सारा टेक्नोलॉजी ये सब कुछ हम मगजमारी क्यों करते हैं, सो दैट वी कैन सेव द ह्यूमन लाइफ, वी कैन रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ह्यूमन लाइफ, इसी सब चीज़ों के लिए और कोई नहीं है। ठीक है, हम सब कुछ जितना कुछ कर रहे हैं, टेक्निकल एडवांसमेंट, इंटेलेक्चुअल लेवल, सब कुछ किसके लिए कर रहे हैं, अपने लिए भाई। ठीक है, ये हार्श ट्रूथ है, बट हम एट द एंड ऑफ अपने लिए ही सब कुछ करते हैं। एनिमल्स को बचाना, और इन्वायरमेंट साइंस में हम जब कुछ भी पढ़ते हैं कि वी नीड टू सेव नेचर, सेव एनिमल्स, को उनके एक्सटेंट ना हो, ये सब किसके लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। हम उन पे कोई वो नहीं कर रहे हैं कि हाँ हम उनके पॉपुलेशन को सेव कर लिए, टाइगर की पॉपुलेशन हमारे यहाँ इतना बढ़ गया, हमने उन पे कोई उपकार नहीं किया। ठीक है, वो हम अपने ऊपर ही उपकार कर रहे हैं, अपने आप को। ठीक है, अपने मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने, क्यों, क्योंकि वो एक एपेक्स प्रेडेटर है टाइगर, उसे इकोसिस्टम में बैलेंस बना रहता है। ठीक है, वो हमारे नेचुरली रहता था उस रीजन में, तो उस इकोसिस्टम बैलेंस को बनाए रखने के लिए, ठीक है, वो जरूरी था टाइगर। तो वो हम अपने लिए किए कि बैलेंस गड़बड़ होगा तो हमें रिसोर्सेज यूज करने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, बीज की पॉपुलेशन पे आजकल बहुत काम हो रहा है कि उनके बचाया जाए, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत ही डिक्लाइन होती जा रही है। ऐसा तो फिर हम क्यों बचा रहे हैं, हमें क्या मतलब, क्योंकि बीज बहुत मतलब हाई लेवल पे पॉलिनेशन करती हैं। अगर पॉलिनेशन नहीं करेंगी तो हम कितना भी बीज फेंक लें, कोई क्रॉप नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ डे हम सब कुछ इसलिए करते हैं अपने लिए। ठीक है, बस नाम देते हैं, हमें लगता है कि नहीं नहीं हम तो टाइगर बचा रहे हैं। ठीक है, हम ये बचा रहे हैं, वो बचा रहे हैं, यहाँ पे हम ये मूवमेंट में जा रहे हैं, यहाँ ये कर रहे हैं, नहीं। एट द एंड ऑफ डे वी ऑल आर डूइंग ओनली फॉर ह्यूमन बींग्स। ओके, अर्थ भी हम अभी बचा रहे हैं अपने लिए, क्योंकि दिस इज द ओनली वन प्लेस वेयर वी कैन लिव, देयर इज नो अदर प्लेस। ठीक है, तो हम अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए सब कुछ करते हैं। ठीक है, तो वही बात है कि ये टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से यहाँ पे लोगों को बचाया गया, दैट वाज द मोर इम्पोर्टेंट थिंग, लाइफ बच गई। ठीक है, इसमें टाइम सीरीज एनालिसिस करते हैं, फिर सी लेवल का थर्मल इंफ्रारेड से लैंड सरफेस टेम्परेचर लेते हैं, मल्टी टेम्पोरल इमेजरी करते हैं लैंड कवर चेंज के लिए। ठीक है, एक सी लेवल इंडेंटेशन को, चेंजेस इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ये सब को मॉडलिंग करते हैं। वनरेबल एरियाज को आइडेंटिफाई जैसे यहाँ पे किया गया, पॉपुलेशन स्पेशल एनालिसिस करते हैं किस एरिया में कितना कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पोटेंशियल है। ठीक है, सपोर्टिंग क्लाइमेटिक एडaptation और मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज। ठीक है, जैसे कि ये है, आप देख रहे होंगे कि इसमें ईयर ऊपर चेंज हो रहा है। तो आप देखिए ये वाइट क्या है, वाइट ग्लेशियर है, वाइट ग्लेशियर है। ठीक है, वाइट, ये जितना वाइट है सब ग्लेशियर है। ठीक है, अब हम देखेंगे चेंजेस कैसे हुए। ठीक है, 2020, 2030, 2040, 50, हमने फ्यूचर भी प्रेडिक्ट किया है इसमें। ठीक है, किसी ने मॉडल यूएसजीएस ने बनाया है, तो उसके आधार पर हम देखते हैं कि ठीक है 1850 में क्या था कि ग्लेशियर्स देखिए कहाँ तक था। ठीक है, उसके बाद ये रिड्यूस होना चाहिए, रिट्रीट होना शुरू हुआ, घटना शुरू हुआ, घटना घटते घटते, और घटने के कारण क्या हुआ कि जो ड्राई हार्वेसियस जो है वो सब बढ़ते गए। ठीक है, वो बढ़ते गए 1960 में इतना कम होते गए 80 में और कम। ठीक है, और कम और कम और कम, 2020 में तो गायब ही हो गया, और 40 तक तो दिखा रहा है कि ये जो है हमारा कॉनिफेरस डेंस फॉरेस्ट है और ग्रासलैंड है, ये भी ऊपर की तरफ एक्सपैंड कर जाएंगे। ठीक है, तो ये सब हमें क्लाइमेट चेंज, ये स्टडी से हमें पास के डेटा के आधार पर हमने मॉडलिंग बनाया और उसके आधार पर ये स्टडी को, ये इससे हम समझ में आ रहा है कि हाँ भाई इस एरिया में इतना चेंज हुआ। ठीक है, अगर 100-200 ईयर्स का हमारे पास डेटा है तो हम उसके आधार पर अपना मॉडलिंग बना लिए। अब फिर उस समय प्रेजेंट के एक्टिविटीज़ के आधार पर हम ये कर सकते हैं कि हाँ भाई फ्यूचर थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब फायदे हैं इस स्टडीज़ के। ठीक है, जिस रीजन में ग्रासलैंड एकदम नहीं था उस रीजन में ग्रासलैंड आ गया।
मतलब क्लाइमेट का भी इम्पैक्ट पड़ रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस कारण से उस रीजन में सपोज कि एक समय ये ऐसा रीजन होगा जो बहुत ठंडा होगा, ठीक है, क्लाइमेट चेंज होने के कारण ये रीजन में अब ग्रासलैंड टेम्परेट टाइप क्लाइमेट हो गया, तो यहाँ पे अब ग्रासलैंड्स भी आ गया, ग्लेशियर सारे इरिटेट होते होते खत्म भी हो गए। चलते नेक्स्ट। फिर है हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग। अब क्या कि एडवांस रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है और फ्यूचर डायरेक्शन के आगे चल गया है। तो डिटेल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ इन्वायरमेंटल, ठीक है, स्पेक्ट्रम ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। वाइल ट्रेडिशनल जो मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन सेवरल ब्रॉड वेवलेंथ पे करते हैं, लेकिन हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर हैं वो हंड्रेड्स ऑफ नैरो कंटिग्यूअस स्पेक्ट्रल बैंड्स पे करते हैं। मतलब जैसे वो रेड है, हल्का रेड है, या हल्के हल्के चेंजेस को भी वो रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, डिफरेंट सिग्नेचर्स में। जैसे नॉर्मल जो मल्टी स्पेक्ट्रल वो क्या करेगा, ऐसे है, ठीक है, इतने इतने मेजर चेंजेस वो करेगा, और जो हाइपर स्पेक्ट्रल है एकदम हल्का सा भी चेंजेस उसको भी एक अलग सिग्नेचर देगा, उससे उसको अलग चेंज देता है, एकदम हाइपर लेवल पे हम कर सकते हैं, ठीक है। ये कैसे होता है, डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए स्पेक्ट्रल सिग्नेचर, कंटेनिंग स्पेक्ट्रल सिग्नेचर, जैसे वेजिटेशन स्टेट डिटेक्शन है, वाटर डिफिशियंसी है, न्यूट्रिएंट लिमिटेशन है, डिजीज इम्पैक्ट है, ये सब, या फिर वाटर क्वालिटी असेसमेंट के लिए हम हाइपर क्या कहते हैं, हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग करते हैं। जैसे ये मल्टी स्पेक्ट्रल में है और ये हाइपर स्पेक्ट्रल है। मल्टी स्पेक्ट्रल में क्या है कि हमें उतना डेटा नहीं है, लेकिन हाइपर स्पेक्ट्रल में देखे हैं तो उसने क्या किया है कि हर छोटे से चेंज को एक डिफरेंट क्या दिया, कलर दिया। सपोज हमने बोला था कि ठीक है रंग दो अलग अलग एकदम हल्के है, तो उसने एक छोटे से भी चेंज को उसमें इंक्लूड किया है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मल्टी स्पेक्ट्रल में उसने उतने इंक्लूड नहीं किया, इसने किया लेकिन उतना नहीं किया जितना इसने किया, ठीक है। मुझे छोटे जैसे कि ये एरिया देखें तो ये लगभग एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो एकदम हल्के हल्के, यहाँ पे हल्का रेडिश हो गया, येलोइश हो गया, ग्रीनिश हो गया बीच में, और तो ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड है, ठीक है। तो ये हाइपर हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजरी है, ये मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजरी है। फिर है सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो सिंथेटिक अपर्चर रडार क्या कहते हैं, फंडामेंटल डिफरेंट अप्रोच टू रिमोट सेंसिंग है। ये क्या करते हैं, माइक्रोवेव एनर्जी का यूज़ करते हैं रेदर देन ऑप्टिकल वेवलेंथ, जो ठीक है ऑप्टिकल वेवलेंथ का उपयोग नहीं करते हैं, because synthetic aperture system generate their own energy source and microwave can penetrate clouds and operate in darkness। तो दिन रात सब काम कर सकते हैं, क्लाउड रहे ना रहे तो भी, ठीक है। सिंथेटिक अपर्चर रडार्स प्रोवाइड ऑल वेदर डे एंड नाइट मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज दैट कम्प्लीमेंट्स ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सिस्टम को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अब क्या होता है कि माइक्रोवेव और अर्थ के बीच में जो इंटरेक्शन है डिपेंड्स अपॉन द सर्फेस रफनेस, मॉइस्चर कंटेंट, जियोमेट्रिक प्रॉपर्टीज रादर देन द ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक दैट अफेक्ट विजिबल और इंफ्रारेड रेडिएशन। तो ये है, ये किस चीज़ पे काम करता है कि सरफेस कैसा स्मूथ है, कि यहाँ पे पानी ज़्यादा है, ठीक है, कि वो रफ सरफेस है, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज के आधार पे काम करता है, ना कि ये ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक कि उससे रिफ्लेक्ट होके कौन सा, ठीक है, वेवलेंथ का आ रहा है, ठीक है, वेवलेंथ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बैक आ रहा है, उस आधार पे नहीं करते। ये क्या करते हैं, ये खुद ही ये जनरेट करते हैं क्या, माइक्रोवेव एनर्जी, और वो बाउंस बैक होके आ रहा है। अगर रफ रहेगा तो उसी हिसाब से बाउंस करेगा, मॉइस्चर रहेगा तो उसी हिसाब से बाउंस करेगा, तो उसके आधार पर करते हैं। स्मूथ सर्फेसेस लाइक काम वाटर और पेव रोड अपीयर डार्क इन synthetic aperture radar image because they reflect microwaves away from the sensor। वो सेंसर से दूर रिफ्लेक्ट करते हैं। रफ सर्फेस लाइक वेजिटेशन, कैनोपी और रॉकी टेरेन स्कैटर माइक्रोवेव्स इन मैनी डायरेक्शन, वो मैनी डायरेक्शन में स्कैटर कर देते हैं, appearing bright in synthetic aperture radar image, ठीक, जैसे ये है। तो यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे हुआ तो ट्विन स्कैटरिंग हो गई, यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे डबल स्कैटरिंग हो गई, फिर ये यहाँ से स्कैटर हो गया, यहाँ पे फिर गया, ठीक है। तो ये भी रिकॉर्ड हुआ कि हाँ यहाँ पे क्या, यहाँ पे किया, फिर ज़्यादा स्कैटर होगा ना, डबल स्कैटरिंग हो गई, तो ये ज़्यादा ब्राइट दिखेगा, ठीक है, जैसे ये है। और ये सिंथेटिक अपर्चर रडार हमेशा, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट में करता है। जैसे कि ये है नॉर्मल, ठीक है, अपना नॉर्मल इमेजिंग, और ये अपना सिंथेटिक अपर्चर रडार की इमेज, ठीक है। इसमें भी होता है कितना अच्छे क्वालिटी का वो है, कितना पिक डेंसिटी है, मतलब कितना उसका रिजोल्यूशन है, जितना रिजोल्यूशन उतना फाइन दिखेगा, तो वो सब चीज़ें ये कभी भी कर सकता है, ये सिर्फ डे टाइम में करेगा अच्छे से। इसको हम अलग, जैसे ये वैल्यूज हैं वाइट और ब्लैक में दिख रहा है, इसको हम अलग अलग कलर में भी दे के, मतलब अपने जब जीआई सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं उसमें हम अलग अलग वैल्यूज दे के और भी चाहते डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये ब्लैक एंड वाइट में आता है, ठीक है।
फिर है लिडार टेक्नोलॉजी, 3 डायमेंशनल इन्वायरमेंटल मैपिंग। तो लिडार डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्नोलॉजी। लिडार मतलब लाइट डिटेक्शन और रेंजिंग, यूजेज लेजर पल्स टू क्रिएट डिटेल्ड 3 डायमेंशनल मैप ऑफ अर्थ सरफेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑन इट। अनलाइक पैसिव रिमोट सेंसिंग जो कि डिटेक्ट करता है रिफ्लेक्टेड सनलाइट, लिडार सिस्टम जनरेट्स देयर ओन लेजर लाइट, खुद के प्रिसाइजली मेजर द टाइम रिक्वायर्ड फॉर लाइट पल्सेस टू ट्रेवल टू टारगेट एंड रिटर्न टू सेंसर। ये कितने देर में यहाँ पे गया और फिर बाउंस बैक हो गया कितनी देर में, उसके हिसाब से वो करता है। और लिडार में क्या है कि हम बहुत तरीके से मैप को, उस एरिया को रीड कर सकते हैं, ठीक है, ये कैनोपी के आधार पर भी रीड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया है कि हमने लेजर लाइट का उपयोग किया, तो अलग अलग वेवलेंथ का हम लेजर लाइट यूज़ कर सकते हैं अलग अलग तरह का स्टडी करने के लिए, ठीक है। जैसे ये है कि ये जा रहा है छोटा सा हेलीकॉप्टर, ये लेजर पल्स कर यहाँ पे फेंक भी रहा है और रीड भी कर रहा है, फेंक भी रहा है। और ये क्या है, जीपीएस से ये कोऑर्डिनेटर है ताकि ग्राउंड ट्रूथिंग होते रहे, ताकि जो हमने पढ़ा था कि डेटा एक्यूरेसी मेंटेन रहे। और यहाँ पे क्या है, जीपीएस ग्राउंड स्टेशन है, वहाँ से वो एक्यूरेट ना हो रहा है, और ये लीडार डेटा पॉइंट बनते जा रहे हैं कि हाँ यहाँ पे ऐसे था, यहाँ पे ऐसे था, ठीक है। फिर थर्मल इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग मॉनिटरिंग हीट अर्थ हीट बजट। थर्मल इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग क्या होता है, डिटेक्ट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इमिटेड बाय अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर rather than रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन। ये कहता है जो अर्थ सरफेस या एटमॉस्फेयर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी निकलता है ना, ठीक है, हीट सिग्नेचर के रूप में, तो उसको ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है, ना कि जो सन से आ रहा है उस एनर्जी को। ऑल ऑब्जेक्ट्स विथ टेम्परेचर एवं एब्सोल्यूट जीरो इमिट थर्मल रेडिएशन, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो 0 डिग्री से ऊपर है, कुछ ना कुछ थर्मल रेडिएट मतलब कुछ ना कुछ हीट रेडिएट करते ही हैं, with the amount and spectral distribution of emission depending on the object temperature and emissivity properties, कि वो ऑब्जेक्ट कितना आसानी से एनर्जी को रिलीज कर रहा है और वो टेम्परेचर कितना हीट उसका ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना, उसके आधार पर। एप्लीकेशन क्या है, ईवो ट्रांसमिशन रेट्स, अर्बन हीट आइलैंड मॉनिटरिंग, जियोथर्मल एप्लीकेशन है, जैसे कि डिटेक्ट और मॉनिटर करता है जियोथर्मल फीचर्स को, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ को, सरफेस टेम्परेचर एनोमलीज को, ठीक। तो ये अपना ये रहा कि ये सब रिलीज कर रहे हैं थर्मल इमिट थर्मल रेडिएशन, और इसको ये सेंसर रीड कर रहा है, ठीक है। पेवरोड का अलग रहेगा, बिल्टअप एरिया का लगाएगा, बेयर सॉइल का लगाएगा, ग्रास का लगाएगा, क्यों, क्योंकि इन सब का थर्मल कैपेबिलिटीज अलग अलग है, तो ये सब का अलग अलग है, ठीक है। जैसे ये आया हुआ है, जैसे हमने लिया रीड किया और उसमें हमने कहा कि उसमें हमने बनाया लेजेंड कि जो लेडीज जो सबसे हीट दिख रहा है, जब से सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाला एरिया दिखा, सबसे ज़्यादा थर्मल हीट, उसको हमने क्या क्या दिया, उसको हमने बोला कि नहीं लाल रंग रहेगा, तो ये लाल रंग वाला सबसे ठंडा है, ठीक है। फिर हमने कहा जो सबसे ठंडा होगा उसको ब्लू देंगे, तो ब्लू को ठंडा, उसके बीच में ऐसे मतलब हमने डिवाइड किया, तो उसके हिसाब से ये मैप उसने रीड किया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। फिर है जीआईएस सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स, वो एप्लीकेशन हो गया, अब हम सॉफ्टवेयर में चलते हैं। तो ओपन सोर्स कौन सा है, तो ग्रास जीआईएस है, फिर है जीवी जीआईएस है, यूडिग है, यूजर फ्रेंडली डेस्कटॉप इंटरनेट जीआईएस है, मैप विंडो जीआईएस है, व्हाइट बॉक्स गेट है, जियो स्पेशियल एनालिसिस टूल बॉक्स है, जीआईएस क्वांटम जीआईएस है, फिर इल्वी से इंटीग्रेटेड लैंड एंड वाटर इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है। फिर है सागा जीआईएस है, तो इस पर पीवाईक्यू भी आ चुका है, तो ये सब ओपन सोर्स है। फिर है कमर्शियल प्रोप्राइटरी जीआईएस सॉफ्टवेयर, ये ओपन सोर्स नहीं है, ताग जीआईएस है, इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। एडास है, ठीक है, हेक्सागोनल। फिर मैप इन्फो है, ग्लोबल मैपर है, ऑटो कैड मैप 3D है, मनी होल्ड सिस्टम है, इन सब के लिए पैसे देने। फिर नेक्स्ट चलते हैं कि रिमोट सेंसिंग और जीआईएस में रिलेशन क्या है। तो रिमोट सेंसिंग इज प्राइमरी डेटा सोर्स है जीआईएस के लिए, मैंने शुरू में जब जीआईएस शुरू किया था यही बात किया था। रिमोटली सेंस डेटा, सैटेलाइट इमेज, एरियल फोटोग्राफ्स आर ऑफन प्रोसेस्ड एंड देन integrated into GIS for further analysis, modeling and visualization. GIS provides that analytical tools and framework to make sense of vast amount of data generated by remote sensing, ठीक है। जीआईएस क्या है, एनालिटिकल टूल्स और फ्रेमवर्क देता है कि जो हम डेटा इतना रिमोट सेंसिंग के द्वारा हम जनरेट किए हैं उसको हम एनालिसिस कर सकें, समझ सकें कि वो क्या है। तो इनके बीच में ये जैसे ये रिमोट सेंसिंग कर रहा है,
यहाँ पे आया रिमोट सेंसिंग डेटा है, यहाँ पे अब हम जीआईएस सॉफ्टवेयर का सिस्टम को यूज करके क्लासीफाई कर रहे हैं, उसके आधार पे हम फाइनल रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग का वो हम एक ना लेक्चर लेंगे मैप पे, क्योंकि मैप से भी 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं पास्ट में और दूसरे एग्जाम्स में भी आते हैं। एकदम शॉर्ट लेक्चर लेंगे, मतलब 10 मिनट का मैक्स टू मैक्स, उसी में इसकी हिस्ट्री को कवर कर लेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ फोटोग्राफी, ठीक है, ये सब चीज़ों में। चलते हैं नेक्स्ट। फिर ये इस पे हमारा जैसे ये मैंने ये चार्ट दे दिया क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि कौन से सेंसर का क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, और वो सेंसर किस वेवलेंथ में है। जैसे QoMS हो, OMPS है, ये अल्ट्रा वायलेट में, ये ओजोन कंसंट्रेशन में एप्लीकेशन है। फिर विजिबल में कौन कौन से हैं, जैसे DMSP है, नोवा, गोज है, ये वेदर के लिए, लैंडसेट, MMS है, मल्टी स्पेक्ट्रल, ठीक है, TM है, तो लैंड यूज के लिए जो मोर्फोलॉजिक है, स्पॉट है। फिर सी वाइब्स है, मॉडिस है, VIRS है, WTs के लिए है। फिर नियर इंफ्रारेड में है। फिर ये थर्मल इंफ्रारेड में है, थर्मल इंफ्रारेड में सी सर्फेस टेम्परेचर के लिए कौन कौन से, नोवा का AVHR है। ठीक है, GOS का AVI है, ये नाइट टाइम क्लाउड के। फिर SMR है, SSM है। ठीक है, ये माइक्रोवेव में अल्टीमीटर्स हैं, सी सर्फेस हाइट के लिए जाने जाते हैं। SAR है, सिंथेटिक एपर्चर सर्फेस रफनेस के लिए। स्कैट्रोमीटर्स है, ये विंड के लिए। तो ये सब सेंसर है, एप्लीकेशन है, और ये सेंसर किस किस वेवलेंथ में काम करते हैं वो उसका चार्ट है। इससे सवाल आते हैं। फिर है कि कौन कौन से सेंसर किस प्लेटफॉर्म पे हैं और उसका फंक्शन क्या है, तो ये भी क्वेश्चन आता है, तो इसके फुल फॉर्म याद कर लेंगे, उसका फुल फॉर्म भी दे दें। जैसे TIRS का थर्मल इंफ्रारेड सेंसर है, मल्टी स्पेक्ट्रल इंस्ट्रूमेंट है। सीमेंट सिंथेटिक एपर्चर डेटा कौन से प्लेटफॉर्म पे, तो सेंटिनल-1 पे है। डे नाइट ऑल वेदर रडार इमेजिंग करता है। मॉडिस है, ठीक है, एस्टर है। फिर MI मल्टी एंगल इमेजिंग स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर है। एडवांस टोपोग्राफिक लेजर एंटी अल्टीमीटर सिस्टम है। तो ये सब हमें ध्यान रखना है। जैसे LIS-3 है, ये IRS सीरीज पे है। रिसोर्स, जैसे कि एग्जाम्पल है रिसोर्स साइट 2 पे, तो ये क्या करता है, डिटेल लैंड यूज वेजिटेशन मैपिंग करता है। ठीक है, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री स्टडी के लिए है, तो ये सब है। फिर VHR है, वेरी हाई रेजोल्यूशन रेडियोमीटर है, तो ये इनसैट सीरीज पे है, जो कि रैपिड वेदर ऑब्जर्वेशन करते हैं, फोरकास्टिंग के लिए है, मेट्रोलॉजिकल साउंडिंग में सपोर्ट करता है। तो ये एक बार अच्छे से इसको देख लें। ठीक है, फिर यहाँ पे और डिटेल में मैंने दिया है कि लैंडसेट 1 में कौन सा सेंसर है, उसमें बैंड कितना है, रिजोल्यूशन कितना है, लॉन्च कब हुआ था। तो ये रिजोल्यूशन के आधार पे सवाल आ चुके हैं, ये लॉन्चिंग के आधार पे भी आई थिंक आ चुके हैं। तो इसमें ही घुमा फिरा के वो पूछते रहते हैं, तो एक नज़र देख लेंगे और दिमाग में थोड़ा बैठा लेंगे कि मेजर सेंसर क्या था। लैंडसेट पे मेजर सेंसर वो पुराने वाले का MSS है। ठीक है, मल्टी स्पेक्ट्रल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, फिर TM है, फिर ओली आया। लिस्ट में क्या, मल्टी स्पेक्ट्रल है। सेंटिनल में सार है, सारे सिंथेटिक अपर्चर रडार है। ठीक है, उसके बाद स्पॉट में हाई रिजोल्यूशन विजुअल है। ठीक है, बाद के स्पॉट में न्यू एस्ट्रोटॉपिकल मॉड्यूलर इंस्ट्रूमेंट है। मॉडिस में टेरा और एक्वा है सेंसर का नाम। उसके नंबर ऑफ बैंड इतने हैं, रेजोल्यूशन ये है, ये मीटर में है। ठीक है, फिर है क्विक बर्ड का है। ठीक, ये सब देख लेते हैं। तो ये डन हुआ। बाकी जो थोड़े बहुत छोटे मोटे एकदम फैक्चुअल चीज़ें हैं, टेबल वेबल्स हैं, तो वो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से देख लेने का है। और क्योंकि उसका उसमें सिर्फ उसको देखना है, याद करना है, तो उसमें कुछ समझने की चीज़ें है नहीं, तो लेक्चर में इंक्लूड करने का कोई मतलब था नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा टोटल रिमोट सेंसिंग और GIS जो टॉपिक है वो फुल्ली कवर्ड हो गया अकॉर्डिंग टू UGC नेट का सिलेबस के। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक कीप लर्निंग। ओके, बाय।